हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 12 को समझेंगे और इसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है उसको आज हम समझ लेंगे। तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है या डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। तो आखिरकार राज्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है आज हम समझ लेते हैं। का अगर हनन होता है, राज्य कोई विधि बनाता है, तो आखिरकार हम किस पर मुकदमा करेंगे, किस पर हम केस करेंगे और किसके अगेंस्ट हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो इसके माध्यम से जब हम राज्य को परिभाषित करेंगे तो यहाँ से एक क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। यहाँ पर राज्य की ट्रेडिशनल अवधारणा नहीं दी गई है, जैसे जनसंख्या, भूगोल, सरकार, संप्रभुता, ये सारी चीजें इसमें जो पहले ट्रेडिशनल अवधारणा थी उसके अंतर्गत आती थी, लेकिन आर्टिकल 12 में ये तत्व समाहित नहीं किए गए हैं। इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके। इसके अलावा दूसरा दिया गया है, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, that means government and legislature of each of the states, ओके। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है इसमें, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी की यदि बात आती है, लोकल अथॉरिटीज की बात आती है, तो लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो सब आ जाते हैं, जैसे नगर पालिका हो या फिर अन्य जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या फिर जो पंचायतें हों, ये सारी स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद यामीन एक केस आया था 1952 में, तो उसमें भी राज्य को परिभाषित किया गया था और इसके अंतर्गत नगर पालिका को मान लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंतर्गत भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर पालिका इत्यादि को इसमें बताया गया है स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है अन्य प्राधिकारी आखिरकार क्या क्या आते हैं। आखिरकार जब देखा जाए तो भारत सरकार केवल संसद और राज्यों के विधानमंडल जो हैं, राज्यों की सरकार और विधानमंडल के माध्यम से ही तो कार्य होता नहीं है, बल्कि अन्य संस्थाएं कार्य करती हैं, संस्थाओं के माध्यम से कार्य होता है, क्योंकि संस्था ही अगर निचले लेवल पर देखा जाए तो कार्य करती है। तो कोई भी संस्था जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है या उसके कम करने का प्रयास करती है, तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम उसके अगेंस्ट में केस कर सकें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो आखिरकार ये अन्य प्राधिकारी क्या है और अन्य प्राधिकारी या अन्य संस्थाएं जो मूल अधिकारों का हनन कर सकती हैं, वो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा और कौन कौन सी संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत माना जाएगा, इसको हम देख लेते हैं कि आखिरकार अन्य प्राधिकारी क्या क्या हैं। तो इसमें जो पहला केस था वह था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, ये 1954 में केस आया था। तो इस केस में कहा गया था ऐसी संस्थाएं जो समान कार्य करें, समान रूप से कार्य करें, और ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंटल या फिर सोवरेन टाइप के कार्य करें, सरकारी कार्य करें या फिर संप्रभु तरह के कार्य करें, तो ऐसी संस्थाएं आ जाएंगी इसके अंतर्गत, अदर अथॉरिटी के अंतर्गत आ जाएंगी। और इसको देखते हुए एक प्रिंसिपल दिया गया था इसमें, प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डेम जनरिस, प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डेम जनरिस। तो इसका कहने का सेंस यही था, ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम नेचर, इसका अर्थ होता है ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम काइंड, अर्थात समान स्वभाव, ये एक लैटिन वर्ड है। तो इस केस में कहा गया था कि सभी जो संस्थाएं समान नेचर की हों, जैसे भारत की सरकार और संसद हैं, और
भारत की सरकार और संसद है, इसके अलावा जो राज्य की सरकार है और विधानमंडल है, और जो स्थानीय सरकार है। और इसमें यह भी कहा गया कि इसके अंतर्गत नेचुरल या फिर जूरिस्टिक पर्सन नहीं आएंगे। दैट मीन्स इसमें कहा गया कि जो यूनिवर्सिटीज नहीं आएंगी इसके अंतर्गत, तब तक नहीं आएंगी जब तक राज्य इनको मेंटेन नहीं करता है। तो इस केस में जो बात कही गई थी, उस केस की बात दूसरे जो केस आया था उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 में केस आया था। इस केस के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन जज को रिजेक्ट कर दिया था। कौन सा केस आया था? उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये आया था केस 1962 में। और इसमें कहा गया कि जो 3 संस्थाएं दी गई हैं आर्टिकल 12 के अंतर्गत, भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधानमंडल और स्थानीय अधिकारी, तो इनमें भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। देयर इज नो कॉमन जीनस, इसलिए इन सभी को एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। अब बात आती है अगला केस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। तो इसमें कह दिया गया था कि जो अथॉरिटीज, जो स्टेट के, जो ऐसी अथॉरिटीज जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से या लॉ के माध्यम से क्रिएट किया गया हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये संस्थाएं कोई गवर्नमेंटल या फिर सोवरेन फंक्शन परफॉर्म ही करें। स्टेट्स यूनिवर्सिटीज जो आ जाएंगी वो स्टेट का पार्ट हो जाएंगी, इसके अंतर्गत कह दिया गया था। तो जो मद्रास यूनिवर्सिटी का जो केस था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में यूनिवर्सिटी नहीं माना गया था, यूनिवर्सिटी को स्टेट का पार्ट नहीं माना गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला जो केस था वर्सेस मोहनलाल, तो इसमें यूनिवर्सिटी को भी स्टेट का पार्ट मान लिया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, और एक केस आया था 1975 में। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, तो इस केस में कहा गया था कि ऐसी संस्थाएं जो किसी लॉ के माध्यम से या संविधान के माध्यम से क्रिएट की गई हो, और ऐसी संस्थाएं अगर वाणिज्यिक कार्यों में भी लगी हुई हैं, तब भी इनको क्या कहा जाएगा? इनको ये आ जाएंगी किसके अंतर्गत? राज्य का पार्ट हो जाएंगी। जैसे ONGC, LIC, IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी संस्थाएं भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? स्टेट के अंतर्गत आ जाएंगी। बेशक ये वाणिज्यिक कार्य करें, क्योंकि स्टेट भी पब्लिक इंटरेस्ट को मोटिवेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या करता है? कुछ कमर्शियल फंक्शन करता है। तो इसलिए ये संस्थाएं भी आ जाएंगी। लेकिन इसी केस में एक जस्टिस के मैथ्यू थे। तो जस्टिस के मैथ्यू ने क्या किया? जस्टिस के मैथ्यू क्या थे कि बहुमत से तो सहमत थे, लेकिन बहुमत से सहमत होने के बावजूद ऑनकरिंग जजमेंट लिखा, एक एक्स्ट्रा जजमेंट लिखा, और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही हो, या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही हो, इसके अलावा गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही हो, एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस, ये सब आ जाएंगी। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि स्टेट का अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है ऐसी संस्थाओं को, तो ये संस्थाएं भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अलावा कहा गया कि अनयूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, अर्थात मैनेजमेंट के ऊपर एक महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण है, उनकी नीतियों के ऊपर उनके बोर्ड में अगर हस्तक्षेप कर सकती है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट माना जाएगा। अर्थात इसके अंतर्गत इन्होंने, जस्टिस के मैथ्यू ने एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि अर्थात अगर कोई एजेंसी या फिर अगर स्टेट की कोई एजेंसी है या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, तो वह राज्य के अंतर्गत संस्था आ जाएगी। और इसका आधार क्या दिया गया? इसका आधार दिया कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के कार्यों में लगी हो, इसके अलावा एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंटल फंक्शन से एसोसिएटेड हो, इसके अलावा स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा हो, और इसके अलावा कहा गया कि अनयूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट पर इसका अच्छा खासा नियंत्रण होना चाहिए। असामान्य मतलब सामान्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा खासा नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात मैनेजमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस करने इत्यादि में नियंत्रण होना चाहिए।
अब एक और महत्वपूर्ण केस आया, अब केस आया आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कहा गया कि इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, तभी कहा जाएगा इनको राज्य के अंतर्गत तभी आएंगी। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्राइटेरिया दिया, क्या क्राइटेरिया दिया, इंस्ट्रूमेंटलिटी या फिर एजेंसी ऑफ द स्टेट के अंतर्गत या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत कहा गया कि सबसे पहला तो ये कि सोर्स ऑफ द शेयर कैपिटल देखा जाएगा। इसके अलावा कहा जाएगा डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, इसके अलावा मोनोपोली, इसके अलावा फंक्शंस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के अगर परफॉर्म कर रही हो और गवर्नमेंटल टाइप के फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, एक और क्राइटेरिया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंक्शन, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई फंक्शन है गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो जो पर्टिकुलर निगम को या कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। किसी संस्था को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो भी ये स्टेट की एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी मान लिया जाएगा, तो भी स्टेट की एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी इसको माना जाएगा। तो आर.डी. सेट्टी के जो केस था 1979 में, तो इस केस में भी महत्वपूर्ण रूप से कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। और फिर आगे जाके जो है सोम प्रकाश रेखी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, इसके अलावा एक आर.सी. जैन जो केस आया था, तो ये सारे केसेस में भी कुछ क्राइटेरिया दिए गए। लेकिन फाइनली अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 में अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब ये जो केस आया था 1981 में, इस केस में फाइनली कुछ दिशा निर्देश रखे गए और इन दिशा निर्देशों को फिर अभी तक फाइनली माना जाता है। और एक केस आया था कि जो स्टेट रजिस्टर्ड जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंतर्गत, तो उन सभी संस्थाओं को इसमें मान लिया गया कि ये सारी संस्थाएं स्टेट की एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी के अंतर्गत आ जाएंगी। और स्टेट की एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी होने के लिए इसमें कुछ क्राइटेरिया रखे कि एंटायर शेयर कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, एंटायर शेयर कैपिटल शुड बी होल्ड बाय एंटायर शेयर कैपिटल शुड बी होल्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा सारा स्टेट कैपिटल को, सारा जो है शेयर कैपिटल को होल्ड किया जाना चाहिए। इसके अलावा इतना फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए जिसके माध्यम से अगर उस फाइनेंशियल असिस्टेंस को हटा लिया जाए तो काम ही नहीं चल पाए उसका। मतलब एक काफ़ी हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए, एक तरह से हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए कि उसके बिना काम ही ना चल पाए एक तरह से। तो ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया। इसके अलावा एक क्राइटेरिया कहा गया कि मोनोपोली दी गई हो स्टेट के द्वारा, मोनोपोली कन्फर्ड बाय द स्टेट, मोनोपोली कन्फर्ड बाय द स्टेट, अर्थात स्टेट के माध्यम से, स्टेट के द्वारा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में उसको मोनोपोली या एकाधिकार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, अर्थात बहुत गंभीर रूप से, बहुत गहन रूप से कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में एसोसिएटेड होना चाहिए। इसके अलावा क्लोजली एसोसिएटेड होना चाहिए किससे, गवर्नमेंटल फंक्शन, गवर्नमेंटल जो सरकारी जो कार्य हैं उससे भी इसको रहना चाहिए। तो क्या क्या और केस कहा गया, इसमें कहा गया डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, और इसके अलावा और जो कहा गया डीप एंड परवेसिव कंट्रोल के अलावा कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो कार्य हैं, इसके अलावा गवर्नमेंटल फंक्शंस में ये एसोसिएटेड होना चाहिए, गवर्नमेंटल फंक्शंस में ये एसोसिएटेड होना चाहिए। इसके अलावा भी कह दिया गया कि एनी कॉरपोरेशन फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, उसको ख़त्म करने के बाद अगर कोई कॉरपोरेशन को वो कोई संस्था दी गई है, कॉरपोरेशन को वो कार्य दे दिया गया, डिपार्टमेंट दे दिया गया है, तब भी क्या होगा, तब भी इसे कहा जाएगा कि यह स्टेट की एजेंसी है, स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी है। तो अर्थात जो
महत्वपूर्ण रूप से जो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम वाले केस में जज के मैथ्यू ने जो अपना कॉन्करिंग जजमेंट में एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया था, वो आखिरकार अभी तक अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 में जो केस है उसको भी उसमें भी इसको समाहित किया गया और कई क्राइटेरिया दिए गए जो मैंने आपको बताए। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम इन क्राइटेरिया के आधार पर देख सकते हैं कि कौन सी संस्थाएं स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी होंगी, कौन सी स्टेट के अंतर्गत आएंगी और कौन सी स्टेट के अंतर्गत नहीं आएंगी। यहाँ तक हमारा सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने राज्य को डिफाइन किया और राज्य के डिफाइन करने का मतलब है कि मूलाधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मूलाधिकारों का हनन हो। तो आखिरकार मूलाधिकारों का हनन होता है कोई भी ऐसी संस्था करती है जिन पर ये क्राइटेरिया लागू होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया हुआ। थैंक यू वेरी मच।